देखो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा जो पहला पार्ट है वो कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री में हम क्या काम करेंगे? कैलोरीमेट्री में हम हीट के एक्सचेंज, हीट कितना यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है, कितना यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है, एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के बारे में हम बात करते हैं मेनली। जैसे कि आपका आइस को इतनी हीट दे दी तो यहाँ से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, या आइस -10 पर है, उसको इतनी हीट दूंगा तो वो -5 पर आएगा। हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए, हो वाटर में हो सकता है इतनी हीट दे दी आपने कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो चीजें हैं। तो ये सब एक्सचेंज ऑफ हीट, मैं दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहा हूँ। मैं आपका नॉर्मल पानी में गर्म पानी मिक्स कर रहा हूँ, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा, ये सब जो जो भी बातें डिस्कस होनी है ये सब इस चैप्टर में डिस्कस होती है। ठीक है, किसी भी मेनली हम लिक्विड के लिए डील करते हैं यहाँ पर होने को, सॉलिड और सॉलिड के लिए भी है ये वैलिड, सॉलिड और गैस के लिए भी लेकिन मेनली हमारा फोकस, मेनली जो क्वेश्चन रहता है वो लिक्विड पर रहता है। लेकिन बेसिकली मटेरियल के हीट एक्सचेंज की बात हो रही है कि यहाँ पे इतनी हीट देगी तो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, या इतनी हीट निकाल लूंगा तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो वो सब बातें यहाँ पर हमारी मेनली फोकस पर रहती हैं। अब वो सब बातें फोकस पे रहती हैं तो सबसे पहली बात आती है हीट की। हीट क्या है? अगर हम हीट के लिए सेंटर ऑफ मास चालू है। अरे कैलोरीमेट्रिक चालू है, सेंटर मास चालू नहीं है, बोर्ड का चालू, बोर्ड का। ठीक है, तो हीट क्या है? हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट है एनर्जी ड्यूरिंग, एनर्जी इन ट्रांजिशन, एनर्जी इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब देखो, अगर एक बॉडी आपकी, एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर टी ए है, और एक बॉडी ये है जिसका टेम्परेचर, ये बॉडी आपकी बी है, इसका टेम्परेचर टी बी है, टी ए ज्यादा है टीबी से, टी ए ज्यादा है टीबी से। तो ऑब्वियस सी बात है यार अगर इनको मिक्सअप कर दो, या फिर अगल बगल भी रखे हुए हैं, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, बाकी मतलब सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हीट यहां से यहां फ्लो होगी। अब ट्रांसफर के बहुत सारे तरीके होते हैं। हीट ट्रांसफर के तरीके क्या होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीके होते हैं आपके। कैसे हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, वो उसके लिए हीट ट्रांसफर चैप्टर है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके। तो फिलहाल ये है कि भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, इनको अगर मैं अगल बगल रखता हूं तो रेडिएशन के थ्रू कनेक्ट करता हूं, तो कंडक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, 3 अलग अलग प्रोसीजर हैं। कन्वेक्शन की बात करूंगा, कन्वेक्शन में मटेरियल मूव करता है, जैसे चाय का बनना होता है, चाय का बनना होता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को हीट मिलती है, वो ऊपर आते हैं, मतलब मीडियम मूव कर रहा है पूरा का पूरा, नीचे का मीडियम ऊपर आ चुका है, ऊपर वाला नीचे आता है, वो हीट होता है वो ऊपर आता है, ऐसे करके आपको वो कन्वेक्शन है, मीडियम मूव कर रहा है। कंडक्शन, कंडक्शन की जहां तक बात है, ये सार्थक पांडे अपने क्लास में है क्या? है कोई सार्थक पांडे? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, कभी कभी आता है इंसान। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो हीट क्या था पहले के जमाने में? जो कहा जाता था हीट कुछ ऐसी चीज है जो कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। सप्लाई करोगे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, निकालोगे तो कम हो जाएगा। उसको एनर्जी नहीं बोला जाता था लेकिन पहले, एनर्जी। फिर वर्क, वर्क की बात करते हैं। वर्क तो हमें पता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वर्क को हम मैकेनिकल वर्क से रिलेट करते थे। ठीक है, मैकेनिकल वर्क, इसने इतना काम किया, ये फ्रिक्शन इतना काम कर रहा है, हमने पूरा वर्क वाला चैप्टर पढ़ लिया है। लेकिन हीट का कुछ अलग ही बात होती है, हीट को हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाए। अब बात क्या आई, आप अपने हाथ को रब करो, कौन काम कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे काम कौन कर रहा है? दो फ्रिक्शन, हाथों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन नॉर्मल भी। नॉर्मल भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर तो अभी भी बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर तो हाथ का अभी भी, हाथ तो अभी गर्म हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो आपने वर्क किया, यहाँ पर कोई हीट तो सप्लाई नहीं कर रखी आपने। तो देखा गया भाई, वर्क और, अब सबसे सिंपल घटिया तरीके से बता रहा हूँ मैं, सबसे बेसिक जो आपको समझाने के लिए है, कि भाई वर्क और जो हीट है वो बेसिकली अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, ये एक ही क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क
और एनर्जी, वर्क और हीट दोनों क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी। तो ये देखा गया। तो पहले के लोग हीट को अलग मानते थे, तो उसके लिए यूनिट अलग रखती, कैलोरी। वर्क अपना एनर्जी की उसमें जूल में चलता है, एनर्जी वर्क ये सब जूल में चलते थे। वो हीट जो चलती थी वो कैलोरी में चलती थी। तो वर्क का अलग कहानी थी। तो ये सब बातें हैं, तो उन्होंने रिलेट करवाया। तो यहाँ से हीट की जो यूनिट होती है, हम सीजीएस में बोले तो कैलोरी आ जाती है। तो पहले कैलोरी में मेजर होती थी चीजें। एक कैलोरी याद रखना, एक कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल। 4.18 जूल, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, डेसिमल में जाता है, 4.2 जूल के अराउंड ले लेते हैं। तो इतना हम लेके चलते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आई, इसके बाद आई, अब किसी मटेरियल को सप्लाई कर रहे हो, अब दो चार टर्म आते हैं आपके, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एक बात बताओ, मेरे पास कुछ मटेरियल है, इसका मास m है, इसका मेरे को टेम्परेचर चेंज करवाना है, चेंज छोड़ो, आप बोलो राइज करवाना है, इसका 2 डिग्री राइज करवाना है, या 3 डिग्री राइज करवाना है, या 4 डिग्री राइज करवाना है, तो इसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, वो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो प्रोपोर्शनल होगा मास के, होगा कि नहीं होगा, भैया कंटेंट कितना है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। क्या ये बात समझ में है, कितना मास है उस पर तो डिपेंड करेगा, कम मास होगा तो कम सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा मास होगा ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रोपोर्शनल होगा कितना टेम्परेचर राइज करवाना है आपको, और प्रोपोर्शनल होगा कितना टेम्परेचर में चेंज करवाना है। मैं डीटी में लेके चल रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे चीजों पर लेके चल रहा हूँ। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो आप, डीक्यू फिलहाल तो एमटीटी हो गया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो डीक्यू की वैल्यू आती है एम एस टी टी, ये बन के आ जाता है। अब जनरली होता क्या है, जनरली आपकी बातें क्या होती हैं, आपकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, तो यहां से इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहां से अगर इंटीग्रेट करोगे एम एस टी टी, फिलहाल मैं कांस्टेंट मानते चल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट, तो ये बन जाएगा क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल डेल्टा क्यू बन जाएगा, और ये बन जाएगा एम एस डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बन जाएगा एम डेल्टा टी। इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of heat required to change the temperature of unit mass of substance by unit degree Celsius. Amount of heat involved, involved बोलना, required नहीं। अगर heat चाहिए तो temperature बढ़ेगा, अगर heat निकालनी है, heat to be extracted, तो temperature down होगा unit degree से। तो हम बोल सकते हैं m और डेल्टा टी को 1 कर दो ना, तो s डेल्टा क्यू के बराबर बन जाएगा। तो एस की यूनिट आती है आपकी, एस की यूनिट आपकी, अगर हम एसआई यूनिट में बोले तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सर डेल्टा क्यू टी, अमाउंट ऑफ हीट है ना? क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, क्यू हम अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट। एम मास है, मास ऑफ सब्सटेंस है, डीटी चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, एम मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस है, और डीटी चेंज इन टेम्परेचर है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका। तो क्या बोलोगे इसको, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, अमाउंट, अच्छा डेफिनेशन आती है कॉलेज में आपकी, डेफिनेशन आएगी, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग change of temperature
of unit mass by unit डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर आप सप्लाई करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप कम करते हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये बातें हो जाती हैं इसकी। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट की बातें। स्पेसिफिक हीट कुछ की याद रखनी पड़ेगी आपको। देखो पुराने जमाने में सब हीट की बातें होती कैलोरी पर, तो हम स्पेसिफिक हीट हम आइस की बात करें, आइस की होती है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जहां तक डेल्टा टी की बात है, केल्विन हो डिग्री सेल्सियस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि चेंज तो दोनों में बराबर आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो डिग्री सेल्सियस में चेंज आएगा वही चेंज आपका केल्विन में आता है, तो बराबर हो जाती है। अगर आप स्टीम की बात करोगे, स्टीम की, अब स्टीम भी किसी और की मतलब विक्स की स्टीम लोगे तो कुछ, विक्स की स्टीम लोगे तो कुछ और होगा। हम वाटर की ही स्टीम बना रहे हैं, उसके लिए हाफ सेम रहता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको ऊपर नीचे किलो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। यही चीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी हाफ किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, सब में हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, एस पानी की कितनी होती है, ये सब पानी के रिगार्डिंग है। पानी लिक्विड फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में, आइस फॉर्म में, ये 1 होती है। ये वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन आप याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। चलो लिख लो, इतना लिख लो, हो जाए तो बता देना। थोड़ा स्पीड तेज रखना, जितना स्पीड तेज रखोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी। हो गया सर। अब इतनी भी तेज नहीं रखनी है, लिखना तो जरा बाकियों को भी। सेंट्रोमास वगैरह कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो ये पार्ट इसी पार्ट है, इसमें से अगर हम बोर्ड का देखो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पर देखो, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहां से मैकेनिक्स में जहां तक है, जमीन आसमान का फर्क है। जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपके कॉलेज में आता है, बहुत फर्क है। कॉलेज वाला क्वेश्चन मतलब बोर्ड का वो 10% लेवल है, ये कंपटीशन का 10% लेवल वो रहता है आपका। यहाँ ठीक है 50-60% का ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको मिल जाएंगे कंपटीशन में भी, जो बोर्ड में कराऊंगा। सर तो आप इधर ही पढ़ा दोगे कि बाद में भी ये पढ़ाओगे? ये बाद में पढ़ाया जाएगा ना आपको, यार कोशिश कर लो यहाँ पर ग्रैब कर लो काफी कुछ। मैं यहाँ पर भी अच्छा उसमें पढ़ाऊंगा ही, आपको क्वेश्चन दूंगा ही। ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे यहाँ कर ही लेंगे हम। पढ़ाया तो दोबारा जाएगा ये।
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलो, आप पर एक दो चैप्टर 11th में छूट जाएंगे फिजिक्स में। मैथ और केमिस्ट्री का पता नहीं, लेकिन फिजिक्स में हर साल छूटते हैं। तो इस क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूरा 11th-12th का सब्जेक्ट कंबाइन करें तो मैकेनिक्स समझाने में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को ग्रैब करने में, उसको कमांड लाने में बहुत दिक्कत होती है, तो समय लगता है। 12th के फिजिक्स आसान है, तो 12th में वो एक दो चैप्टर आराम से एकोमोडेट हो जाते हैं, और फिजिक्स का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो सकता है उसमें। सर सिलेबस तो पूरा पढ़ाएंगे ना? हाँ, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। कंपटीशन लेवल पर आपके एक दो चैप्टर शायद छूट जाएं 11th में, वो 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे या 12th के मिड में पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा 12th का स्टार्टिंग 12th से ही करेंगे, मिड में कहीं जून जुलाई के राउंड में आपको वो एडजस्ट करा देंगे वाले चैप्टर। हर साल यही होता है। अब यार एक तो सेशन इतनी देर में चालू हो रखा है, ऊपर से आपके जितने सीनियर गए हुए हैं, जितने पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं, उनसे पता करना जरा मैकेनिक्स के लिए दिक्कत क्या होती है। 11th क्लास में मैकेनिक्स बहुत दिक्कत कर जाती है, टाइम लगता है सीखने में मैकेनिक्स को। और आप लोगों एक्सरसाइज 1 से आगे नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज 1 भी पूरी ढंग से नहीं कर रहे हो, तो कैसे कमांड आएगी भाई मैकेनिक्स पर। मेरे ख्याल से लेफ्ट वाला पार्ट कर लिया होगा ना। देखो अभी तक का ये पहला फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले वाइज चलना, थर्मोडायनेमिक्स को फॉर्मूले वाइज लेके चलना। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे करके हम फॉर्मूले का नंबर देते जाएंगे। तो हाँ, यहाँ जितना पढ़ाऊंगा कंपटीशन और यहाँ पर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ 9 फॉर्मूले होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, 9 से ज्यादा हैं वैसे, 10-11 फॉर्मूले हैं, तो कंपटीशन में आप 12-13 मान सकते हो, ठीक है। मतलब 2-3 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल पर करना है थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखो अगला आपका आता है मोलर हीट कैपेसिटी, सेकंड आपका आता है मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ नहीं है, एक ने कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास के टर्म्स में मेजर करो, एक ने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स के टर्म्स में मेजर करो। अभी तक जितना मास होगा उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हमने सब्सटेंस को मास के टर्म्स में मेजर कर रखा है, अब ये कहता है कि भैया मोल्स के टर्म्स में मेजर कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कहीं ना कहीं डी क्यू प्रोपोर्शनल होगा जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, डी क्यू प्रोपोर्शनल होगा जितना टेम्परेचर में चेंज करवाना है। इतना समझ में आता है। जो बातें अभी हमने मास के टर्म्स में करी थी, वही चीज को अब ये क्या कर रहा है, ये मोल्स के टर्म्स में ले रहा है। मोल्स के टर्म्स में लेगा तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एनसीडीटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी आ जाता है, तो सी आ जाएगा, ये बन जाएगा। सी जनरली कांस्टेंट होता है, सी जनरली कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा क्यू को आप एनसी डेल्टा टी लिख सकते हो। तो यहां से क्या बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, सी की डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। कुछ नहीं करना है, ऑफ 1 मोल, इतनी लाइन को आप 1 मोल से रिप्लेस कर दो, और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा, ठीक है। इसकी भी दो बातें होती हैं। ये वाली कहानी जो हमारी इस्तेमाल होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये मेनली गैसेस में इस्तेमाल होती है। गैसेस में हम सारी चीजें मोल्स के टर्म्स में जानना, मोल्स के टर्म में ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। गैसेस स्टेट आपका उसमें चैप्टर है ना। केमिस्ट्री में क्या पढ़ लिया तुमने, फिजिकल में क्या क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट हो गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया होगा, और गैसीय स्टेट हो गया। हाँ, तो वहां तो कुछ तो पढ़ा होगा ये सब। क्या क्या पढ़ा वहां, मोल्स पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पढ़ लिया है। हाँ यस ये तो पढ़ लिया होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यस सर। ये फॉर्मूला दिखा कहीं, ये आपको थर्मो में मिलेगा वैसे, नहीं सर, ये नहीं ये देखा। नहीं मिला होगा। हाँ, तो वहां पर आपने जितनी भी बातें करी थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल के टर्म्स में जानते थे, तो गैसेस में ज्यादा बेटर रहता है, कन्वीनियंट रहता है। मान लीजिए अब मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है, गैस में बड़ा सब्सटेंस पर हम क्या बोल सकते हो उसको,
एज अ बड़े उसमें हम नहीं देख पाते। हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बहुत डिटरमाइन करती है। प्रेशर ऑफ अ गैस अभी देखोगे डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन हर एक मॉलिक्यूल को लेके होता है। तो इसलिए हम मोल्स पर ज्यादा बातें करते हैं, वहां पर हम मास पर डायरेक्ट बातें नहीं करते। ऑल्दो कन्वर्जन है, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास आपका, तो वो हो जाता है। तो ठीक है, कन्वर्जन तो है ही, हमने पास फैक्टर है। तो ये हो गया आपका। मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखनी है तो ये कर लेना, यूनिट मास की जगह पर 1 मोल लिख देना। 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस लिख लेना, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। सेम डेफिनेशन यहां भी काम आ जाएगी। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये कहानी हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात है, एक आता है हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी की जहां तक बातें हैं, हीट कैपेसिटी जहां तक बात करता है, हीट कैपेसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैटर नहीं है कितना मास है कितना क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, ये कहता है भैया जितना टेम्परेचर बढ़ाना है बढ़ाओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ले ही नहीं रहा है। ये कह रहा है भैया डी क्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी डालोगे सी डी टी, यानी डेल्टा क्यू को अगर हम बात करें तो सी डेल्टा टी हो जाएगा अगर सी कांस्टेंट है तो, यानी सी के अंदर कहीं ना कहीं मास भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपने 3 टर्म्स देखे हैं, ये डेफिनेशन देख रखी है, या आपका दूसरा फॉर्मूला बोल दो या तीसरा फॉर्मूला बोल दो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी सी की यूनिट क्या होगी? सी आपका होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। बहुत रेयरली यूज्ड है, मोस्टली यूज ये होता है, ये आपका गैसेस स्टेट में यूज हो जाएगा जब गैस की बात करेंगे। ये बहुत ही रेयर यूज्ड है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तीनों से, तीनों बातें एक ही कर रहे हैं। ये इस पर बात कर रहा है एम एस डेल्टा टी, ये कर रहा है एन सी डेल्टा टी, ये कर रहा है सी डेल्टा टी। तो अगर रिलेशन निकालोगे आप, स्मॉल सी बनाना है, सी एम एस और एन सी, ये तीनों बराबर होते हैं। आपस में कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। तो अभी तक का 3 फॉर्मूला हो गया आपके। डेल्टा क्यू को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, एम एस डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी और सी डेल्टा टी। आ गई बात समझ में? सारी चीजें एक ही कह रहे हैं, सब अलग अलग ढंग से बोलना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इसकी अगर डेफिनेशन बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, अंग्रेजी का खेल है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस, हटाओ मास, ना मास पे बात जानी है ना मोल पे बात जानी। ऑफ गिवन सब्सटेंस मतलब ही नहीं है कितना मास है, कितना मास है। ऑफ गिवन सब्सटेंस उधर लेके ही मत जाना, अंग्रेजी अपनी सही से लिखना बस। गिवन सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो उसके में बातें ही नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी इसकी। लिख लो तो बता देना। हो गया।
कहाँ से आया? यहीं से तो आया। अरे भाई ये रिलेशन कहाँ से आया? आप डेल्टा क्यू को लेकर 3 बातें कर रहे हो ना। अगर मास के टर्म्स में दे रखा है तो आप एम एस डेल्टा टी बातें कर रहे हो, इसके टर्म्स में दे रखा है एनसी डेल्टा टी बातें कर रहे हो। और अगर आपको इसी को किसी और साइंटिस्ट ने बोल दिया भैया हटाओ, मास वास हटाओ, मोल हटाओ, हम सीधा बोल रहे हैं सी डेल्टा टी। तो हीट सप्लाई कर रहे हो कोई भी सब्सटेंस को, तो आप ऐसे करके कर रहे हो। इसने मास को भी इंक्लूड कर लिया, इसने मोल को इंक्लूड कर लिया, इसने बोला कि हटाओ जितना सब्सटेंस है सबको इंक्लूड कर लो। तो वहां से रिलेशन आया कि ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, कुछ नहीं है, सब एक ही बात पर कर रहे हैं। याद रखना ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको तभी यूज पर लाने हैं जब सेम फेस में हो। ऐसा नहीं है जैसे आपका कोई आइस है -150 पे, -50 मान लो, -50 से 0 तक आने तक एमएस डेल्टा टी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ट्रांजिशन होगा तब एमएस डेल्टा टी की बात नहीं होगी। -50 से +50 लेके आ रहे हो तो कन्वर्ट हो गया, फेस चेंज हो चुका है बीच में। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पूरा ये डायरेक्ट हीट का कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो आप, बीच में फेस का चेंज हो रहा है। तो वहां के लिए अब हम पर बातें आती हैं, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। तो हमारे पास बातें आती हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट का नाम आपने सुना होगा 9th क्लास में। 9th क्लास में सुना था? कब सुना था? 10th में। 10th में? 10th में होता है क्या? पता नहीं यार। 9th तो पढ़ाई भी थी मैंने, भाई को पढ़ाता हूँ कभी कभी। तो 9th में तो शायद साउंड ऑन है। चलो ठीक है, हाँ सर, अगली 9th कहानी में आती ही है 10th में। 9th में ही तो। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे यार जितना 11th का पोर्शन है वो सब 9th का ही मैग्नीफाइड वर्जन है, अगर आप सही मायने में देखो तो। आपने वर्क 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 पढ़ा था थोड़ा बहुत, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, मोमेंटम पढ़ा था, न्यूटन लॉ भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ के सब चीजें दिखने लग गई तो चीजें बदल गई। न्यूटन लॉ आपका वो न्यूटन लॉ रहा नहीं जो बोलता था एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ वैसा रहा नहीं, उस पर बातें होने लग गई। सेकंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलता है। उसको कितना बड़ा पूरा चैप्टर बन रखा है, उस पर न्यूमेरिकल हो गए। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपल, वो तो ठीक है, उस पर कंसेप्चुअल बातें हो रखी हैं। आप एस शर्मा की एक्सरसाइज से पहले ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 उठा के देखो, कंसेप्चुअल बातें उसमें काफी अच्छी हो रखी हैं उस पर। तो लेटेंट हीट आपकी क्या होती है? लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा होता है। और याद रखना फेज चेंज क्या होता है, फेज चेंज हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। ऐसा नहीं होता जैसे आपका 0 डिग्री की आइस है, पूरी आइस है 0 डिग्री पर, उसको आप हीट सप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी आइस पहले 0 डिग्री का वाटर बनेगी। ऐसा नहीं होगा जैसे 1 kg आइस है कि भैया आधा किलो पहले पानी बन गई है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और आधा किलो आइस बची हुई है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका होमोजीनियस मटेरियल है, होमोजीनियस समझ में आता है, सब जगह सेम है आपका, मतलब एक ही साथ है सब कुछ, आप अभी के लिए समझ लो। तो उसको अगर सप्लाई करोगे तो पहले पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट होगी, हीट सप्लाई करी, 1 kg आइस 0 डिग्री से 0 डिग्री का वाटर बनेगी, वहां पर ml का इस्तेमाल होगा। और एल में भी 2 चीजें आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट की बातें हो रही हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बातें होती हैं, और जब आप लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाओ या गैसेस से लिक्विड में आओ तो वेपराइजेशन की बातें होंगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट क्या है? ड्यूरिंग फेज चेंज। तो अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट को डेल्टा टी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो पूरा का पूरा जो आइस 1 किलो आइस था 0 डिग्री पर, 1 किलो आइस बना, 1 किलो पानी बना 0 डिग्री का, उतने में जो हीट इन्वॉल्व है वो ये है। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रखा है आपका। तो अगर हम बात करें तो dq जो होता है अमाउंट ऑफ हीट, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा जितना मास है, बस सिंपली। अगर फेज चेंज करवाना है तो मैटर करेगा कितना मास है। अच्छा, अगर आप हीट सप्लाई करते हो, जरा ध्यान देना इस चीज को समझना,
हीट सप्लाई करोगे, आइस को सप्लाई करी, आइस अपना टेम्परेचर डाउन करेगा, 0 पे आएगा, 0 पर चेंज होगा, वाटर पे आएगा, और हीट सप्लाई करी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 तक पहुंचेगा, जहां तक भी पहुंच रहा है, सप्लाई करते जाओ, हीट सप्लाई होते जा रही है, 100 पहुंचा, 100 पर फिर ट्रांजिशन होगा, स्टीम बनेगा, 100 की स्टीम बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, फिर और सप्लाई करी तो वो स्टीम आगे बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कि अगर आप हीट सप्लाई करते आते हो तो फ्रीडम बढ़ती जा रही है। फ्रीडम कहाँ होती है सबसे ज्यादा? गैसेस स्टेट में। सॉलिड से गैस जा रहा है, बीच में लिक्विड है, तो हीट सप्लाई हो रही तो इधर को जाते जाएगा, सॉलिड से गैस की ओर को। और अगर हीट निकालते जाओगे, चीजें ठंडी पड़ने, क्या बोलते हैं, इसके अंदर से गर्मी निकल गई है, ठंडा पड़ गया है। बोली कहावत गलत सेंस में जाती है, लेकिन वो है सही कहावत। किसी के अंदर से हीट निकाल लो, ठंडा पड़ जाता है, इंसान ठंडा पड़ गया, ठीक है। उसका मतलब यही होता है, हीट निकल गई है, सॉलिड स्टेट की ओर को आ गया, वो खाली बस सॉलिड रह गया, वो कुछ है नहीं उसके अंदर, कुछ एनर्जी नहीं रह गई आपकी, तो सबसे फ्रीडम कम रह गई है। तो अगर आप हीट निकालते जाते हो तो गैसेस स्टेट से लिक्विड में आओगे, लिक्विड से आप और निकालोगे तो सॉलिड में जाओगे, ठीक है। ये सब कहानियां हैं। तो यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो dq की वैल्यू आती है ml। dq बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा dm के, तो हम इसको डेल्टा क्यू ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो कितना हीट इन्वॉल्व है ये हो जाता है। लेटेंट हीट जनरली फिक्स होती है। अच्छा, एक और चीज है, आइस क्या हमेशा 0 डिग्री पर ही मेल्ट होती है? क्या वाटर हमेशा 100 डिग्री पर ही स्टीम में कन्वर्ट होगा? ये सब कहानियां तब तक वैलिड हैं जब तक आप प्रेशर को 1 atm रख रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, आप ऐसे समझो, प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे आप, तो लाइक से जो 100 डिग्री का पानी था, या जो पानी था जिसको वेपराइज होने वाला है, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो उसको फिर से कंडेंस रखना चाहेगा। तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो 100 डिग्री पर नहीं फैलेगा, उसको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ये क्या होता है भाई शब्द, पता नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको और बढ़ाओगे, बाहर का प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो या प्रेशर बड़ा होता है, क्या होता है, आपको दबाव होता है, दबाव फील होता है, मेरे अंदर ज्यादा प्रेशर, मेरे पास ज्यादा प्रेशर है। जैसे आप डेप्थ पर जाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो दबाव होता है, तो वही चीज है। तो जब आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो पानी को, वो फ्रीडम लेना चाह रहा है, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो फ्रीडम नहीं ले पाएगा। फ्रीडम क्या है, अब वाटर को हमें स्टीम पर कन्वर्ट करना है, तो अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होने देगा, अगर बाहर का प्रेशर कम है तो जल्दी कन्वर्ट होने देगा। जल्दी मतलब पहले कन्वर्ट होने देगा, कम टेम्परेचर पर भी फ्रीडम मिल जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपको टेम्परेचर 100 से ऊपर मिलेगा, शायद 110 पर करे, शायद 120 पर वो कन्वर्ट हो स्टीम में, इतनी जल्दी फ्रीडम ना मिलेगी उसको। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो पहले भी मिल जाएगी फ्रीडम। तो यही चीज होती है, सेम आइस के लिए भी होता है। आइस का वाटर में कन्वर्जन 0 डिग्री पर हमेशा नहीं होता है, लेकिन हमारे केस में हम 1 atm ही लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से 0 डिग्री और 100 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है हमारे लिए, ठीक है। ये सब बातें जो है केमिस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हटाओ इसको, हटाओ, ये हो गया। इसमें भी दो हैं, एक है आपका लेटेंट हीट ऑफ, एक है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम डिनोट करेंगे LF से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कहां पर काम आएगा? ये काम आएगा जब आपका सॉलिड से या तो लिक्विड जाए या लिक्विड से सॉलिड आ जाए, इन दोनों में आएगा काम। अगर आपको 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली मतलब मास कहीं लॉस नहीं हो रहा है, हम आइसोलेटेड कंटेनर में ये सब काम करते हैं। कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, एक बंद डब्बा है। सप्लाई करो उस पर हीट, आपने जैसे आपकी बॉडी है, आपने इंजेक्शन लगाया तो आप पर वो केमिकल अंदर गए, वो लेकिन वो बाहर को इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं, बाहर को एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो कैलोरीमीटर एक डब्बा है एक तरीके से आपके लिए, जिसमें आप जो बाहर के सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं करवाता है हीट का, ना हीट एक्सचेंज हो रही है ना मास एक्सचेंज हो रहा है।
तो 1 kg का आइस जब कन्वर्ट होगा तो 1 kg का वाटर बनेगा। हाँ, वॉल्यूम में चेंज आएगा डेंसिटी के हिसाब से, तो वो भी अभी बात करता हूँ, उसका भी ग्राफ पे बात करेंगे हम। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो यहाँ पर आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की काम आती है। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू ml। तो ये बातें हो जाती हैं। लेटेंट हीट वाटर आइस के लिए, पानी से आइस पर जाना है, आइस से पानी पर जाना है, इसके लिए 80 कैलोरी। अच्छा, यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ से, एल की यूनिट क्या बन जाएगी, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, और 80 किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, दूसरी चीज हो जाती है आपके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, LV। ये कहां पर काम आएगी, जब आपका लिक्विड से गैस में जा रहा हो या गैस से लिक्विड में आ रहा हो, तो वहां पर ये काम आएगी आपकी LV। तो ये याद रखना, स्टीम और वाटर के लिए, मतलब बेसिकली पानी की बातें हो रही हैं, स्टीम किसी और की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आइस, ऐसा नहीं करने का जूस को आपने सॉलिडिफाई कर दिया और उसको बोल लो, उसके लिए लस्सी काम नहीं आएगा। पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए बात हो रही है। यह आपका 540 होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो ये हो जाता है। एक काम की चीज और रखना, ड्यूरिंग फेज चेंज temperature remains constant, during phase change temperature remains constant। ठीक है, तो ये रहता है। अच्छा, एक होता है, अब अंग्रेजी है पता नहीं, एनामोलस होता है, क्या होता है, बिहेवियर ऑफ वाटर, आपको दिया भी होगा। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब अपनी लाइन से भटकना, जो उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम वर्सेस, यहां पर हम लिख लो वॉल्यूम, यहां पर लिख लो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट में चल रहा है, एब्सोल्यूट डिग्री सेल्सियस में मान लो, हटाओ। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन, सॉरी, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन होता है, फिर बढ़ता है। कायदे से तो क्या होना चाहिए, कायदे से फ्रीडम बढ़ते जा रही है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन होता क्या है, इसके केस में देखा गया, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से जब आती है तो वो कुछ ऐसा फॉलो करती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस की बातें होती हैं, जहां पर आपको वॉल्यूम सबसे मिनिमम मिलता है। अच्छा, यही चीज, ये वॉल्यूम के लिए बातें हो गई हैं। अच्छा, इसका उल्टा, मास तो फिक्स है, अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी, ये डेंसिटी हो गई है आपकी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी क्या होगी, अगर भैया मास फिक्स है, वॉल्यूम कम हो रहा है यहां से आ जाने में, तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी की कहानी ये होती है, ये ग्राफ डेंसिटी का है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, आइस केस स्ट्रक्चर, आइस केस स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पर जो सॉलिड स्टेट आपका 12th में है ना। अच्छा, अब ऐसे समझ लो, एक आपका जो रूम है, रूम के हर एक कोने में मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अंदर स्पेस है, अंदर काफी स्पेस है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल पहले पास आते हैं, तो अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, वो भरता है पहले, तो इसलिए क्या होता है, वॉल्यूम पहले डाउन आता है। हाँ, फिर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे जब आइस के स्ट्रक्चर पूरा टूट चुका है, अब वॉल्यूम बढ़ाओगे,
अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब मॉलिक्यूल दूर जाना चालू हो जाते हैं, तो इसके बाद वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये कहानी होती है। तो पानी का बिहेवियर ऐसा चलता है आपका। इतना लिख लो, फिर हमें कैसे कैसे क्वेश्चन इस्तेमाल करने हैं वो देख लेते हैं। डेटा याद रखना 540 80। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 4, चौथा फॉर्मूला है। हाँ भाई, लिख लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। एक सबसे बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन बताता हूं, इसको कैलोरीमेट्री का तो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, कैसे यूज करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ heat required, find the amount of heat required to convert 3 kg ice at -100 degrees Celsius to 3 kg steam at 100 degrees Celsius, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये करना है आपको सॉल्व। तो भाई इसकी क्या बात है, इसमें क्या क्या काम करेगा, बता दो इसको, हो गया होगा। हाँ सर। देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले बातें तो ये हैं कि -100 डिग्री सेल्सियस आइस से आप आओगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्जन होगा पानी पर, फिर यहां से आप जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पानी पर, फिर यहां से जाओगे आप 100 डिग्री का स्टीम, और फिर यहां से आप इवेंचुअली लास्ट में जो ट्रांजिशन होगा, लास्ट का जो ट्रांजिशन है उसको यहां लिख लेता हूं, 200 डिग्री की स्टीम पर जाओगे। यहां पर लेट से हीट इन्वॉल्व है Q1, यहां पर Q2 इन्वॉल्व है, यहां पर Q3 इन्वॉल्व है, यहां पर Q4 इन्वॉल्व है,
यहाँ पर Q5 इन्वॉल्व है। अब जरा ध्यान से देखते हैं ना, Q1 हो जाएगा आपका M, देखो अगर सेम फेस में है, सेम फेस में चल रहा है तो MS डेल्टा टी से चलोगे आप, MS डेल्टा टी से चलोगे। M कितना है 3 kg, S कितना होता है आइस में, आइस का हाफ होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस था। अब कैलोरी पर ग्राम हो या किलो कैलोरी पर केजी हो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ केजी दे रखा है तो आप अपने दिमाग में खुद ही किलो कैलोरी का लेके चलना। ये क्या था, कैलोरी यूनिट देखो, कैलोरी पर ग्राम था, तो यहाँ केजी दे रखा है तो इसको किलो कैलोरी पर केजी दिमाग में लेके चलो। तो आपका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो गया, 100 हो गया है। आपका आंसर आ गया है, कितना आ गया, 150। अब एक कैलोरी में ना आते हुए किलो कैलोरी में आ जाएगा, इतना रिक्वायर्ड होगा। फिर आप यहाँ पर फेज चेंज करा रहे हो तो फिर लेटेंट हीट काम आ जाएगी, ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3 × 80 होती है, अगर याद होगा तो, अभी भी कराया था। 240 फिर से किलो कैलोरी में आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम था या फिर किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम है, दोनों को ऊपर नीचे किलो से मल्टीप्लाई कर लो 10⁻³ से, तो किलो कैलोरी पर केजी में भी 80 रहता है, तो किलो कैलोरी पर केजी से केजी के आंसर किलो कैलोरी में आ गया। ये हो गया Q3 की। जहां तक बात है, Q3 कहां पर आ गया, M, फिर से सेम फेस में है, MS डेल्टा टी, 3 S की वैल्यू 1 थी, पानी के लिए S की वैल्यू 1 होती है, डेल्टा टी आपका जाता है, डेल्टा टी कितना करवा रहे हो, 100। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, हाँ सबसे कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 300 किलो कैलोरी। Q4 कितना हो गया है, Q4 हो गया, फिर से फेस चेंज होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन M × L 540। एक रीजन भी है, आप इतना कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन कितना है आपका, अच्छा ये छोड़ो, ये देखो कितना बनेगा, 5 × 15 1620। आप समझ रहे हो 100 डिग्री का पानी है और 100 डिग्री का स्टीम है, दोनों में एनर्जी में फर्क है। 100 डिग्री की स्टीम क्या होती है, 540 किलो कैलोरी पर केजी एक्स्ट्रा होता है उस पर, 540 किलो कैलोरी पर केजी एक्स्ट्रा एनर्जी है स्टीम पर, हीट है, ठीक है ना, उसकी जो हीट है जिसको हम बेसिकली एनर्जी बोल सकते हैं, तो उस पर ज्यादा है, 100 डिग्री के पानी के कंपेरिजन में 100 डिग्री के स्टीम पर ज्यादा हीट होती है, ठीक है, 540 पर केजी होती है। अब मान लो 3 केजी स्टीम है, 3 केजी है तो इतना हो जाएगा, इतनी एक्स्ट्रा है। तो इसलिए होता है कि 100 डिग्री की जो स्टीम होती है वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू 100 डिग्री के वाटर के, क्योंकि जब 100 डिग्री की स्टीम कांटेक्ट पे आएगी वो ज्यादा हीट रिलीज करेगी आपकी बॉडी में, आपके कांटेक्ट में आएगी। अब 100 डिग्री की स्टीम पर ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा ट्रांसफर करेगी आपके बॉडी के साथ, 100 डिग्री का पानी है वो कम ट्रांसफर करेगा क्योंकि उस पर एनर्जी कम है, तो इसलिए 100 डिग्री का स्टीम ज्यादा खतरनाक बन देगी आपको एज कम्पेयर टू 100 डिग्री के पानी के। फिर से बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिमाग पर रखना क्यों 100 डिग्री का स्टीम ज्यादा होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण। फॉर एवरी 1 kg देयर इज 540 kilocalorie extra energy in steam, so when it comes in contact with the skin, more energy is transferred to the body and hence causes more burn as compared to water at 100 degree Celsius। तो ये सब कहानी आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद कन्वर्जन हो चुका है, अब इसके बाद सेम फेस में आगे बढ़ना है, स्टीम से स्टीम में, MS डेल्टा टी, मास फिर से 3 है, S इस बार हाफ हो चुका है, स्टीम का हाफ होता है, डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी अब जरा सही से लिखना है, लोग 200 लिख देते हैं, 200 - 100 है, ठीक है, तो फिर से आपका 150 आ जाएगा किलो कैलोरी। तो टोटल कितना हो गया, क्यू नेट कितना आ चुका है, नेट आ चुका है आपका कितना हो गया, 150 + 150 300, 300 300 600, 600 600 और 200 800, 800 और 1600 2400, 2460 आ जाएगा, 2460 किलो कैलोरी। It is also the amount
of heat to be extracted for conversion of 3 kg steam at 200 डिग्री सेल्सियस to 3 kg ice at -100 डिग्री सेल्सियस। अगर 200 डिग्री की स्टीम से 100 डिग्री के -100 डिग्री के आइस पे आना है, मतलब उल्टा आ गया आपका प्रोसीजर, पूरा का पूरा प्रोसीजर उल्टा हो चुका है, तो उसमें इतनी निकालनी पड़ेगी, आंसर सेम आएगा, बस इसमें निकालनी पड़ेगी, उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, इतना फर्क हो जाता है, आंसर सेम रहता है। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई बातें? सर सर अगर उल्टा होगा तो हमको ऐसे ही करना है, मतलब स्टार्टिंग हाँ से जाके देखो, फिर उसका ये नेगेटिव ले लेना। हाँ नेगेटिव ले लेना, या फिर आप सब कुछ डेल्टा टी नेगेटिव में लेके चलना, यहाँ पर सब नेगेटिव 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 सब नेगेटिव लेना, माइनस का आ जाएगा, माइनस का इंडिकेशन क्या होगा, निकालनी है बस। या फिर आप ऐसे कर लेना, उल्टा चलना, इसी प्रोसीजर को उल्टा लिख लेना, यहाँ से यहाँ पहले 150 लिखना, ये वाला पहला स्टेटमेंट होगा, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सबको पॉजिटिव में रहने देना। डेल्टा टी को आप सही से लिखना, डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड लिखना 200 - 100, ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बने, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव बनते जाए। ऐड कर लेना 2460 और लिख देना इतना अमाउंट टू बी एक्सट्रैक्टेड, बस। कोई खतरनाक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में इतना हीट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ से यहाँ आने में तो उतना ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई? एमएस डेल्टा टी और एमएल कैसे इस्तेमाल करना है, उसको समझाने का सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको समझता हूं। टू 200 kilocalorie heat is added to ice, to 2 kg ice, to 2 kg ice at
120 डिग्री सेल्सियस, find the final temperature. Find the final temperature. Find the final temperature. ये करना है आपको. सर 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर 0 डिग्री है तो ये बताओ कितना आइस होगा, कितना पानी होगा? तो केजी में से कितना आइस रहेगा, कितना पानी रहेगा? यार एक काम करो, पता है 200 की जगह 250 कर लो, 250 किलो कैलोरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जितना आपने अभी तक कैलकुलेशन कर रखी है 250 कर लो। आप पर है 3 मिनट, लगा लो जितना दिमाग लगा सकते हो। 3 मिनट में कर लिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। बाय द वे आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन मैं उसके बाद जानने में इच्छुक हूँ कितना पानी रहेगा, कितना वाटर रहेगा, कितना पानी रहेगा, कितना आइस रहेगी। हाँ भाई, क्या हो क्या? सर 13/8 kg पानी होगा और 3/8 आइस। 13/8 पानी होगा, हाँ ठीक है। 13/8 और 2 में से 3/8, हाँ ठीक है, आइस। किसका आया था आंसर? ईशान। हाँ, ईशान। सही है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा ले रहा हूँ मैं। बाकी लोग बादाम खाओ भाई।
देखो मेरा पहला सोच क्या रहेगी, देखो एक फॉर्मूला कब तक इस्तेमाल होता है, एक फेज में। क्या मैं एम एस डेल्टा टी से पूरा काम धाम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। पहले मैं चेक करूंगा क्या ये -120 से, अब देखो पहले तो कैलकुलेशंस हैं, चेक होता है हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेक होता है कि -120 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस थी 2 kg, क्या ये आपकी, ऑब्वियस बात है पूरी 2 kg की बात करूंगा मैं, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस चले जाएगी? इसमें डेल्टा क्यू कितना इन्वॉल्व है आप जान सकते हो, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा 120, तो 120 किलो कैलोरी। ठीक है, पॉसिबल है भाई, ये तो 120 जो है कम है 250 से, तो पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। हाँ ठीक है, इतना तो होना ही होना है, एटलीस्ट इतना तो होना ही है। दिस स्टेट विल रीच। अब क्या बना, अब आपका क्वेश्चन बदल चुका है। अब आपका क्वेश्चन है 2 kg 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, आइस है एट द रेट 0 डिग्री सेल्सियस। आपका हीट सब, अभी आपका हीट है कितनी बची है आपका हीट, हीट बच गई है 250 माइनस 120, 130 किलो कैलोरी हीट बची हुई है। ये है आपका, ये अभी आपकी रिमेनिंग प्रॉब्लम है। फिर से चेक करोगे, अब क्या होना है, अब मेरे को पता है अगला स्टेप है फेज चेंज होना है। क्या, चेक करो, चेक करो फॉर कंप्लीट फेज चेंज। अब देखो पढ़ ही रहे हो तो ढंग से ही पढ़ लो इसको, कैलोरीमेट्री को। ठीक है, आप कंपटीशन लेवल के भी कर ले आओ क्वेश्चन, इसको हम ढंग से ही पढ़ लेंगे। नॉर्मल एक्सपेंशन वगैरह हम बोर्ड के लाइक पढ़ लेंगे, इसको ढंग से कर लो, कर ही रहे हो तो बहुत छोटा टॉपिक है वैसे ही। फॉर कंप्लीट ट्रांजिशन या फेज चेंज बोल सकते हो, फॉर कंप्लीट फेज चेंज, फॉर कंप्लीट फेज चेंज कंप्लीट फेज चेंज के लिए कितना लगेगा, m इंटू एल, मतलब ml लगेगा, ml की वैल्यू कितनी आ गई इंटू 80, 160, जो कि ज्यादा है कितने से, 130 से, है कि नहीं है? तो इम्प्लाइज टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो हो गया है इक्विलिब्रियम पर, वो आपका 0 रहने वाला है। ये है, यहां से एक कंक्लूजन मिला, कंप्लीट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, कंप्लीट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया, मिक्सचर ऑफ आइस एंड, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर will be present, will be present। ठीक है, तो फिर कहानी क्या बच गई, कहानी ये बचती है आइस वाटर फॉर्म्ड, वाटर फॉर्म्ड कितना होगा, वाटर फॉर्म लेट से MW हो गया है। ठीक है यार, हम पर हीट है 130, पूरे कन्वर्जन के लिए 160 चाहिए, तो आप क्या करो, 130 है, 130 से कितना कन्वर्जन हो सकता है, इतना ही तो कन्वर्जन होगा, होगा कि नहीं होगा? 160 से 2 kg कन्वर्ट हो जाता, अब मास अननोन हो गया आपका, 130 से कितना, बेसिकली आपका 13/8, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ सर।
हाँ ठीक है, तो इतना तो केजी आपका ये वाटर बन गया है। आप देखो ना, 2 केजी को कन्वर्ट करने के लिए पूरे को 160 चाहिए, तो 130 से कितना होगा? आप या तो यूनिट की मेथड लगा लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो भैया 130 इक्वल टू ml। इतना कन्वर्ट हो चुका होगा, इतना पानी बचा है, तो आइस कितना होगा? आइस कितना बच गया? आइस 2 माइनस 13/8, 3/8 केजी आइस हो गया है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है, इजी चीजें होती हैं। कंपेरेटिवली मैकेनिक्स से कंपेरिजन में तो बहुत आसान चीजें हैं सब। अरे आया समझ में? यस सर। हाँ सर। हाँ भाई जोशी जी, यस जोशी, समझ में आया कुछ क्या हो रहा है? हैं? यस सर। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है भैया। चलो आकांक्षा समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? क्या हुआ? क्या हुआ सब? थोड़ा थोड़ा। हाँ तभी तो रिकॉर्डिंग करते हो, थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा ना भैया। तो हैं रिकॉर्डिंग करने वाले, उनसे पूछ लेना चाहिए, उनको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। हैं? तिवाड़ी जी कोई दिक्कत इसमें? वही तो वरदान है हमारे पास, वरदान नहीं है भाई, ये जूम की फैसिलिटी है ऑनलाइन की। ऑफलाइन में तो ये नहीं होगा ना। सबके अपने फायदे हैं, सबके नुकसान है। बगल में बढ़िया से चाय वाय मंगा के घर वालों से बनवाया करो, चाय कॉफी वॉफी बना के दो। इनफैक्ट और स्टैंडर्ड लेमन टी लेके आओ, बढ़िया। और भाई पढ़ो, क्या दिक्कत है, एंजॉय करो घर बैठे। टेम्पररी बदलाव कब से हो रही है तुम्हारी? अगले हफ्ते से, अगले नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन का आ गया क्या? कुछ बोला है क्या कुछ? भाई इसको पहले समझ लो ढंग से, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे तो मैं पानी स्टीम और आइस तीनों को मिक्स करने वाला हूँ। अभी तो सिंपल ये है कि मैं एक को दूसरे उसमें लेके जा रहा हूँ। यूनिट्स मेजरमेंट करना है क्या? चलो थर्मो के बात कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद यूनिट मेजरमेंट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ही आपकी ले लेगी, थोड़ा समय ले लेगी। साउंड तुम्हें सब करना है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स 12th में होती है। अबे सब नहीं होगा, इतना नहीं होता है, अलोन में पास हो जाओ सही से, ठीक है। स्टेट बोर्ड में है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस साल कितनों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है? अबे 10 से एग्जाम है तो सही से पढ़ लो, अपना कुछ कॉलेज में पढ़ाया होगा। अभी तो मैंने उनको तो बता ही दिया था, AP1 वालों को क्या क्या पढ़ के जाना। पहले तो ये लिखो, समझो, इसको लिखो, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट तो बना के जाओ, हवा में उड़ते हुए मत जाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए भी खतरनाक चीज कि इस बार सेशन देर में चालू हुआ, तो 11th क्लास समय कम मिल रखा है, और फिजिक्स तो 11th में बहुत रिलाई करती है। फिजिक्स बाकी में तो ठीक है, चैप्टर इतना लिंकअप नहीं है। 11th में तो बहुत कुछ है, 11th फिजिक्स में तो 11th पर ही बहुत डिपेंडेंट होता है चीजें। तो बोर्ड के लिए जहां तक बात है,
बोर्ड के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं बोर्ड के लिए लिखवा देता हूँ क्या क्या पढ़ के जाना। ठीक है, रट्टा मारोगे काम बन जाएगा, स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्या क्या आता है लिखवा दो क्या हो है। कितना को चाहिए खुद से कर लोगे। सब ज्ञानी इंसान हो गए क्या। चलो बढ़िया है फिर, क्या बताना। तो ये कहानी हो गई यहाँ तक। एक काम करते हैं आज का फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल 8 बजे से लूंगा मैं प्रोबेबली आपकी क्लास 8 to 10। उसमें ये बोर्ड का ये थर्मोडायनेमिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा बोर्ड पर्पज से। कैलोरीमेट्री कॉम्पिटिशन पर्पज से भी सर खत्म हो सुबह क्या? जाएगा। हाँ सुबह 8 बजे 8 to 10। हाँ एक्स्ट्रा लेक्चर ही मान लो। और कल वाला जो बोर्ड का कैंसिल हुआ था, कल केवीपीवाई है क्या। अरे सर्वेश केवीपीवाई दे रहे हैं, बोर्ड का तुम्हें आता नहीं है, केवीपीवाई देने जाओगे। अब पहले थोड़ा पढ़ तो लो। केवीपीवाई है क्या कल। हाँ कल, हाँ कल संडे है ना, हाँ कल 31 तारीख है। कितनों का है भाई केवीपीवाई। ऐसे सीधे से बताओ कितने लोग मुंह काला करवा के आ रहे हैं कल, ये बताओ। नॉलेज तो हम तुम्हारी जानते ही हैं सर्वेश। ठीक है तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग रख देंगे, बाकी कर लेंगे फिर। अरे हाँ भाई मेरे को बता दो कितने लोग हैं केवीपीवाई वाले, तो उसके हिसाब से मैं करूंगा शेड्यूल्ड। और एग्जाम कब से कब तक है। एग्जाम है कब से कब तक। अरे कितनों ने भर रखा है ये। सर कुछ बोला नहीं है। अरे कब से कब तक है एग्जाम, टाइमिंग तो होगी कुछ। कोचिंग का एग्जाम थोड़ा ना हो, कॉलेज वाले लोगों का हमें भी मालूम नहीं। चलो मैं अभी आपको मैसेज करके बता दूंगा कल क्लास होगी कि नहीं होगी। 9:30 to 12:30। ठीक है, चलो शाम को ले लूंगा फिर लेक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 6 से सर 8 में ले मंडे को लेंगे। ले लेना। हैं सुबह ही ले लो। हाँ सर सुबह ही सुबह ही, ले लो। हाँ मैक्सिमम लोग वही कह रहे हैं कि पर लेकिन भरा कितनों ने है वो डिपेंड करता है ना। तो ठीक है 8 to 10 में ले लेंगे। ठीक है, वैसे बोर्ड लेक्चर है, जिसको केपीआई के लिए जो अपने आप को समझ रहा है उतना, तो उसको बोर्ड की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ठीक हो गया 8 to 10 हो जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा वहां से पढ़ लेगा। अबे केपीआई के लिए आप लोग तैयार नहीं हो अभी, और जिस हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से तैयारी हो भी नहीं रही है आपकी केपीआई के लिए। ठीक है, तो इसलिए यह दिक्कत है। कम से कम एक्सरसाइज 2 करोगे। एक्सरसाइज केवीपीआई एग्जाम होता है जैसे आपका एनटीएससी वगैरह होता है ना, एनटीएससी तो फिर भी हल्का है, केवीपीआई उससे टफ है। मतलब अगर आप केवीपीआई निकाल ले हो तो आपका मान के चलो 90% चांसेस आप आईआईटी पहुंच ही जाओ, इस लेवल का टफनेस है। कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब क्लियर कर लेते हैं फिर रैंक पीछे की आती है, कुछ के साथ होता है ऐसा। ये तो जनरली केवीपीआई वाले पहुंच जाते हैं आईआईटी तक। बाकी आईआईटी के लिए उस दिन का खेल होता है, लेकिन आपकी पहले उसके लिए मेहनत तो चाहिए, उतनी मेहनत हो नहीं रही है। तो कम से कम एक्सरसाइज 1 से आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ काम बनेगा। मेहनत बढ़ाओ भाई, यही समय है। और अभी नहीं कर पाए, लाइफ का आईक्यू डेवलपमेंट यहीं पे होगा 11th 12th क्लास में। बता रहा हूँ, इसका कॉलेज में आके आईक्यू डेवलपमेंट नहीं होता इतना ज्यादा। आप 2 साल में जितना पढ़ लोगे इस साल, आप 2 साल क्या बचा है, 1 साल बचा हुआ है, उस पर जितनी मेहनत हो गई कॉलेज में उतना नहीं हो पाएगा। कुछ कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। और मानो यहाँ पे पढ़ के जाओगे, अच्छा कॉलेज में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग अच्छी मिल जाएगी। मोस्टली आप सब सीएसआईटी वाले होगे, सीएसआईटी में जाना चाह रहे होगे मेरे ख्याल से। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उधर बहुत ही रेयर होगा। सीएसआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पसंद करोगे आप लोग,
मुंबई वाले हो तो उसमें जितना अच्छा कॉलेज मिल जाए उतना बढ़िया होता है, तो उतना अच्छा पैकेज मिलेगा ना आपको। बेसिक फाउंडेशन आई आई टी बॉम्बे ले लो, सबसे टॉप पे ले लो, तो वहां से सीएस कर रहे हो और आप भांडुप से कोई कॉलेज से कर रहे हो सीएस, तो डिफरेंस आ जाएगा ना। वहां से 30,000 का मिलेगा, वहां से 30 लाख का पैकेज मिलेगा। 30,000 मतलब मान लो 3-1 लाख का मिल रहा है मंथली। 30,000 कमा रहा होगा वो स्टार्टिंग में ही, 1,80,000 1,90,000 कुछ स्टार्टिंग में वहीं से कर रहा होगा मंथली। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका। तो शुरू में कॉलेज अच्छा पिकअप करना वो बहुत जरूरी है, उसके लिए 11th-12th की मेहनत बहुत जरूरी है। और आप पर आपके हाथ में है, कोई ऐसा नहीं है कि एक कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों में बहुत ज्यादा माहिर नहीं बनना होता है। किसी एक में तेज हो, लेकिन तेज फिर गंदे वाले तेज हो, मतलब 120 100 नंबर का पेपर है जेई मेन का, तो भाई 90+ आने चाहिए। लेकिन और अगर इतने स्मार्ट हो तो पेपर इतना टफ भी नहीं आ रहा है। आप सब में 80-80 खींचे जा सकते हैं। 80 अब तुम्हारी कंडीशन देखते हुए तो 70-70 भी खींचोगे। 200 से ऊपर चले गए तो एनआईटी तो कंफर्म हो जाता है। तो 200 का टारगेट लेके चलो, 300 में से 200 कैसे स्कोर करना है कम से कम। मतलब 160-70 पर भी 170 170 के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन पीछे का मिलेगा। एनआईटी ब्रांच चॉइस की नहीं मिलेगी, थोड़ी सी पीछे मिल जाएगी। 180 190 के क्रॉस चले जाओगे ठीक ठाक मिल जाएगा। 210 220 के ऊपर गए तो सिक्योर है, ठीक है। एनआईटी टॉप एनआईटीज में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, शायद सीएस ना मिले। तो ये है आपका सिनेरियो। तो उसके लिए आप नेगेटिव होना, डिमोटिवेट मत रखो अपने आप को। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रही है उन पर लेवल रीच करो। मेंस के पुराने प्रीवियस से पूरा लगा डालो। कोई चैप्टर अच्छा समझ में आ गया ना, उसको कॉन्फिडेंस में ले आओ कि भैया किसी दिन आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर का मैं कर डालूं। वो कॉन्फिडेंस रीच हो गया ना, अभी अगर वो चीज रीच करोगे तो कल के दिन में आपका 1 साल बाद वो क्वेश्चन सिक्योर है आपका, ये समझो उस चीज को। ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसमें तो आपको अभी से उसका माइंडसेट अलग होता है। माइंडसेट अलग क्या होता है कि आपको अभी से नोट्स अच्छे रखने पड़ेंगे। आप पूरा अपना पूरा वो नहीं दे सकते उसमें। अभी आप याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो नोट्स अच्छे बना के रखो कि यहाँ से ये पढ़ना होता है, हाँ यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, ये पता होना चाहिए। यार दिमाग में अभी तो इतना याद नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं, पूरे डिफरेंट है सब्जेक्ट। फिजिक्स जहाँ तक चल रही है, फिजिक्स में मेहनत का है खेल, मतलब दिमाग का ज्यादा खेल है। फॉर्मूले बहुत कम है, फॉर्मूला तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे अभी तक। F = dp/dt न्यूटन की कहानी चल रही है बस, और कुछ हो नहीं रहा। वर्क पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, कुछ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, mv²/r। मेरे ख्याल से फॉर्मूले तो कुछ आए नहीं है ज्यादा अभी तक, और 11th में फॉर्मूले है भी नहीं। 12th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, और थोड़ा ऑप्टिक्स की साइड को आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले एक तो याद रखने वाला कम है। लेकिन हाँ, उस फॉर्मूले को यूज करना, वो वेरिएशन हर टाइप के क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला यूज होना है। न्यूटन तो F = ma करके चला गया लेकिन उसके कारण दिक्कत हो गई ना, लोगों ने तो क्वेश्चन बना डाले। एस वर्मा देख लो, इरोडो देख लो, लोगों ने क्वेश्चन बना डाले उस पर, तो वो आ भी रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। तो इसमें फिजिक्स की जहां तक बात है, फिजिक्स में ऐसे करके आपको करना पड़ेगा कि पहले से जो चल रहा है अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलो, ठीक है। अभी से थोड़ा सा दो, रिदम दो। अब मैकेनिक्स और 11th के सब्जेक्ट में अगर कमांड आ गई ना, तो मुश्किल से आप शायद 1 महीने बाद भी पकड़ो कोई टॉपिक को, तो भी आपको 1 दिन लगेगा, आप वापस उसी लेवल पर आ जाओगे मेंस लेवल पर। अगर एक बार आपने मेंस लेवल की तैयारी कर ली है, मतलब मेंस के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1 रेजोनेंस की करो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कुछ तो कर लो, एक्सरसाइज 2 का कुछ कर लो, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए, टॉपिक में थोड़ा मजबूती आ जाए। फिर उसका जेई मेन के लगा दो। अरे भाई एक्सरसाइज, तुम रेजोनेंस का मटेरियल पूरा कर ले रहे हो क्या? है एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, फिर डीपीपी है, फिर अबे हमने क्या था एक कोटा में, एक्सरसाइज 1 करते थे, 2 करते थे, जब हम टीचर बन रहे थे 2014 में। एक्सरसाइज 1 2 3 HLP DL, फिर वो आता था आपका डीपीपी आ गई। फिर उसके बाद इरोडो करते थे। एससी और मार तो खैर बकवास किताब है हमारे लिए एज अ टीचर। बहुत ही रेयर होता है कि मतलब 5-6 क्वेश्चन चैप्टरों में एक क्वेश्चन कुछ दिक्कत देगा आपको, अगर आपने सही से कर रखा है तो, नॉलेज है तो।
इरोडो सही थी, इरोडो करते थे। बाकी कंपटीशन के क्वेश्चंस, कंपटीशन ओलंपियाड लेवल के, आईआईटी के प्रीवियस ईयर करते थे, तो वो होता है। लेकिन आपको इतना टाइम थोड़ा ना है, तभी तो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो कि सिलेक्टिव पढ़ना क्या क्या है। हमारे लिए तो एज ए टीचर सब पढ़ना होता है भाई, फिजिक्स का सारी जानकारी होनी चाहिए, इतना सिलेबस में है। अब आपको कैसे कैसे स्कोर करवाना है वो हम पर मैटर करता है कि क्या क्या पढ़ा के स्कोर होगा, क्या क्या बच्चा पूरा कवर नहीं कर पाता है। तो वही चीजें, जैसे थर्मो वाला पार्ट है, आसान पार्ट है, 3 क्वेश्चन है, सिक्योर होने चाहिए। और अब तो 25 में से 25 नहीं करने, अब 30 में से 25 करने हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप थर्मोडायनेमिक्स का मान के चलो, थर्मोडायनेमिक्स सिक्योर रहती है। अगर आपने एक बार सही से प्रीवियस ईयर लगा लिया तो 4 के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं उसके। तो जैसे मैकेनिक्स में है, मेंस लेवल पर हल्की रहती है, अगर आपने एक्सरसाइज 1 कर रखी प्रीवियस ईयर लगा रखी है तो बना ले होगा मोस्टली। लेकिन कुछ कह नहीं सकते किस साल कौन सा क्वेश्चन दिक्कत करने वाला आ गया, तो क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, थर्मो में इतनी नहीं है। फिर उसके बाद अभी आप 12th के टॉपिक में आओगे, वेरिएशन कम है, प्रीवियस ईयर करो क्वेश्चन बन जाएगा। मैकेनिक्स में कोई गारंटीड नहीं है कि क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो ये रहता है आपका। बाकी मैथ के लिए, मैथ में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो चल रहा है वो, लगा के चलो, उसको बना के चलो। मतलब कहने का मतलब ये है, 2-4 सब 2-3 कुछ चीज़ों को साउंड बना के चलो, तगड़ा बना के चलो, कि भाई किस दिन भी किसी भी प्रेशर में मेरे पे क्वेश्चन आए इस टॉपिक के, मेरे बनने ही बनने हैं। उस कॉन्फिडेंस में लेके चलो, हवा में उड़ा के मत चलो चीज़ों को। कोशिश करो सारे चैप्टर को एक्सरसाइज 1 करो, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिक्स या सेंटर मास चल रहा है, रोटेशन और लगा लो, रोटेशन और एसएचएम, रोटेशन तक मान के चलो, एसएचएम भी मान लो चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेंटर मास के बाद 2 चैप्टर और हैं मैकेनिक्स के। अरे आफत आ रही है, जिसको आफत आ रही है वो मतलब वो दिमाग नहीं लगाना चाह रहा है। जिसको मजा आ रहा है मैकेनिक्स में, उसको खाली मजा आ रहा है, वो भी अभी मेहनत नहीं कर रहा है। जिनको लग रहा है मेरे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, हाँ इंटरेस्टिंग भी हो रहा है, तो भाई एक्सरसाइज 2 पे कूदो, एचएलपी पे कूदो, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर लगाओ। बिना प्रीवियस ईयर के गेम नहीं बनेगा। 200 नंबर मारना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। अलोन 12th पढ़ के ना, अब यहाँ के तो तुम मुंबई के तो फिर भी पहले से कॉशियस होते हैं 9th-10th क्लास से, तुम में से उनमें से कोई नहीं लग रहा मेरे को जो 9th-10th क्लास में फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ा है तगड़े तरीके से, तो वो है दिक्कत। चलो आज के लिए इतना ही है, बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। कल 8 बजे मैं मैसेज डाल देता हूँ आपको, तो कल 8 to 10 रखते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ।